स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का सोशल साइंस का दूसरा सेट का सॉल्यूशन। ठीक है, टर्म 2 का मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं अभी। तो ये 9 क्लास टर्म 2 सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का दूसरा सेट है। पहला सेट अपलोड कर दिए हैं, मैथ का तीनों सेट कंप्लीट हो गया, साइंस का 2 सेट हुआ है, आज एक सेट दे देंगे, हिंदी सबका एक एक सेट हुआ है। ठीक है, तो आज सभी कंप्लीट ही हो जाएगा और कल तक मतलब कंप्लीट हो जाएगा। कल देंगे तीसरा सेट सोशल साइंस का और हिंदी सबका भी जो बच गया उसको कल तक पूरा सेट कंप्लीट, तीनों मॉडल खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि टर्म 2 में पूछा जा सकता है वो सारा क्वेश्चन चैप्टर वाइज देखेंगे, खास करके मैथ और साइंस का। तो चैनल में नए हो तो करना क्या है, सब्सक्राइब कर लेना है और बेल का आइकन को प्रेस करिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करके ऑन कर लीजिएगा, ताकि किसी प्रकार का कोई भी इन्फॉर्मेशन हो एग्ज़ाम से रिलेटेड या कोई क्लास हो 6 से 10 क्लास तक का, आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा बेहतरीन कोचिंग मिलेगा। पूरा पढ़ाई आपको चैप्टर वाइज मिलेगी, बिल्कुल झारखंडी भाषा में। तो जुड़ जाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सभी को पढ़ने का मौका दीजिए जो पैसे के अभाव के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, कहीं कोचिंग में अच्छा कोचिंग नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अभी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हर कुछ यहाँ मिलता है। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। बाकी जो भी देखना हो तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, प्ले लिस्ट में आपको खुद पता चल जाएगा क्या है यहाँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है नासी पार्टी संस्था को। ये देखिए इसका जो पैटर्न है वो तो वैसे ही है जो सब सब्जेक्ट है, सिर्फ हिंदी का अलग है, इंग्लिश का। ठीक है, पैटर्न वही सेक्शन ए यानी खंड अ में 7 क्वेश्चन है, 7 में से 5 बनाना है, 2-2 नंबर का। फिर खंड ब में 7 क्वेश्चन है, वहाँ से 5 बनाना है, 3-3 नंबर का रहेगा। 100 में 5 क्वेश्चन में 3 बनाना है। ठीक है, तो हम अभी 19 क्वेश्चन है, 1900 क्वेश्चन का सोल्यूशन देंगे। यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आए तो आप उसे अच्छे तरीके से बना के आएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नहीं देखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर उठपटांग लगा हुआ है, हम यहाँ पे आंसर से देखिए यहाँ इधर क्वेश्चन नंबर लिख दिए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन आप देखिएगा अपना मॉडल जो सेट जो है उससे और नोट करते जाइएगा बढ़िया से। पहला क्वेश्चन था नासी पार्टी का संस्थापक कौन थे, तो कौन था, तो नासी पार्टी का, नासी पार्टी हिंदी में और इंग्लिश में नाजी पार्टी लिखा था। तो ये नासी पार्टी का संस्थापक हिटलर था। ठीक है, कौन था, हिटलर। ठीक है, और इसी से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको यहाँ पे हम दिखा दिए। जैसे नासी यूथ लीग का गठन 1922 में हुआ था और ये जो नाजी पार्टी है उसका 1921 में हिटलर ने किया था, नीरो का था। और एडोल्फ हिटलर यानी वही हिटलर 1933 में जर्मनी का संचालन बना था। तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन ये इस तरह से उससे हट के भी पूछ सकता है, इसलिए दिखा दिए थोड़ा। दूसरा क्वेश्चन है घुमंतु खेती या झूम खेती किसे कहते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा घुमंतु खेती एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि पर हलों से जुताई करके बीज बोए जाते हैं। कुछ वर्ष तक, जब तक कि मिट्टी में उर्वरता विद्यमान रहती है, इस भूमि पर खेती की जाती है। इसके बाद इस भूमि को छोड़ दिया जाता है जिस पर पुनः पेड़ पौधे उग जाते हैं, फिर दूसरे जगह चला जाता है वो लोग, फिर दूसरी जगह इसे करता है। तो इसी को झूम खेती कहते हैं या घुमंतु खेती। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है निर्धनता माने गरीबी, है ना, तो निर्धनता की परिभाषा लिखिए या उससे क्या अभिप्राय है, तो उसका आंसर हो जाएगा निर्धनता से अभिप्राय जीवन के लिए न्यूनतम उपयोगी आवश्यकताओं की प्राप्ति के ना होने से है। यानी गरीबी मतलब क्या होता है कि जीवन जीने के लिए जो न्यूनतम यानी कम से कम की आवश्यकता है, यानी खाने पीने की आवश्यकता वो भी पूरा ना हो, तो उसको निर्धनता कहते हैं। निर्धनों यानी गरीबों की आमदनी इतनी कम होती है कि वे उससे अपनी सामान्य ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता है बस में। तो ये निर्धनता है, बड़ी बुरी चीज़ होती है। ठीक है, इसलिए पढ़िए लिखिए बढ़िया से और काबिल बनिए ताकि ऐसे गरीबों का कुछ मदद कर सकें। आगे देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर, भूखमरी से आप क्या समझते हैं, भूखमरी। तो भूखमरी 2 तरह का होता है बाबू, एक दीर्घकालीन भूखमरी, एक मौसमी भूखमरी। दीर्घकालीन भूखमरी यह मात्रा एवं या गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होता है। अपर्याप्त आहार मतलब पूरा आहार नहीं मिल रहा है सही से ना। गरीब लोग अपनी अत्यंत निम्न आय और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने में अक्षमता
के कारण दीर्घकालीन भूखमरी से ग्रस्त हो जाते हैं। गरीबी सबका कारण है, ठीक है। मौसमी भूखमरी एक होता है, यह फसल उपजाने और काटने के चक्र से संबंधित है। यह ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि क्रियाओं की मौसमी प्रकृति के कारण तथा नगरीय क्षेत्रों में अनियमित श्रम के कारण होती है। जैसे बरसात के मौसम में अनियमित निर्माण श्रमिकों को कम काम रहता है, तो बरसात के समय जैसे लेबर लोग का थोड़ा कम काम मिलता है, जो बिल्डिंग उल्डिंग बनाने वाला ये सब, तो उन लोग का मौसम में बेरोजगारी हो जाता है, वहाँ पर भूखमरी का हालात। खेती बाड़ी में जैसे खेती लगाने समय, जैसे बरसात में खेती लगाने का समय जो रहता है, जैसे अभी है, बड़ा दिक्कत हो जाता है ना। उसके बाद फिर खेती उपजने में तो लगता है टाइम, तब तक थोड़ा दिक्कत चलता है, तो वो सब मौसमी भूखमरी है। अगला प्रश्न है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कहाँ गया। भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को कितने प्रकार का मौलिक अधिकार मिला? तो 6 प्रकार का मौलिक अधिकार हासिल है, ठीक है। तो यही पूछा है कितने प्रकार का मौलिक अधिकार, तो बस 6 प्रकार लिख दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे 6 का हम नाम बता दे रहे कौन कौन अधिकार है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शैक्षिक व सांस्कृतिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये 7 अधिकार, 6 अधिकार है, 7 लिख दिए, 6 अधिकार है, ठीक है। अगला प्रश्न है आदर्श चुनाव संहिता, या इसी को क्वेश्चन मॉडल में क्वेश्चन कहा है आदर्श आचार संहिता, ठीक है। तो आदर्श आचार संहिता या चुनाव संहिता एक के बात है, तो इसका क्या विशेषता है, क्या है ये, उसको बताना है। तो देखिए अभी जैसे चुनाव चल रहा है ना, झारखंड में ख़त्म हो, कल लास्ट चरण का था पंचायत चुनाव, तो आचार संहिता लागू हो जाता है चुनाव से कुछ दिन पहले, तो वही वाला समझाना है। तो चुनाव अभियान के समय राजनीतिक दलों द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों को चुनाव आचार संहिता कहा जाता है। कुछ नियम लागू हो जाता है जो राजनीतिक दलों का जो चुनाव अभियान के दौरान जो चुनाव लड़ा है, चुनाव में खड़ा हुआ है, उन लोग के लिए कुछ नियम हो जाता है। मुख्य प्रावधान, चुनाव के प्रचार के लिए किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग नहीं किया जाना है। धार्मिक स्थल में चुनाव का प्रचार नहीं करना है, यह आचार संहिता का हिस्सा है। सरकारी वाहनों, विमानों और सरकारी अधिकारियों का चुनाव प्रचार में उपयोग नहीं करना है। सरकारी गाड़ी में भी नहीं करना है। सरकारी कोई विमान हो या सरकारी कोई अधिकारी हो, चुनाव प्रचार नहीं करेगा। चुनाव की घोषणा के बाद सरकार द्वारा कोई भी नीतिगत फैसला नहीं लिया जाएगा एवं कोई योजना का शिलान्यास नहीं होगा। तो चुनाव का घोषणा जब हो गया उसके बाद किसी प्रकार का कोई भी घोषणा नहीं होगा, कोई भी कहीं पे शिलान्यास नहीं होगा। यानी ऐसा नहीं कि चुनाव आ गया तो तनिक नाली बना देते हैं, रोड बना देते हैं, तो ऐसा कुछ फंड निकाल देते हैं ताकि हमको वोट मिले, तो ऐसा नहीं हो सकता। चुनाव से पहले अब जो करना है, चुनाव का डेट जब ये निकल गया, घोषणा हो गया चुनाव का, उस समय ये सब नहीं कर सकते हैं। यही सब होता है आचार संहिता। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आता। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है प्राकृतिक वनस्पति। क्वेश्चन क्या था, प्राकृतिक वनस्पति का क्या अर्थ है। तो देखिए प्राकृतिक वनस्पति का है, हम आ जाते हैं, हट। प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है। प्राकृतिक वनस्पति बोलते हैं मनुष्य कोई सहायता उसमें नहीं कर, अपने आप जो पैदा हो रहा है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, बहुत लंबा समय तक उसमें इंसानी गतिविधि नहीं पड़ती है, तो उसको प्राकृतिक वनस्पति या अक्षत वनस्पति कहा जाता है। जैसे बड़े बड़े जंगल जो है, जंगल में क्या आदमी सब थोड़ी जाके पेड़ लगाए, पौधा लगाए, अपने आप हुआ है प्रकृति द्वारा, तो वो सब क्या है प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है, या उसको अक्षत वनस्पति भी कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है, नास्तिवाद की मुख्य विशेषता, यानी कि नाजीवाद आंदोलन का मुख्य विशेषता लिखना है, ठीक है। तो पहला जर्मनी में हिटलर के अधीन नाजीवाद का उत्थान हुआ। तानाशाही आंदोलन था। संसदीय संस्थाओं का विरोध में था ये। एक ही नेता के शासन का गुणगान था और विभिन्न संगठनों के विरुद्ध था। ये इसका विशेषता था नाजीवाद। अगला प्रश्न, ये 8 क्वेश्चन हो गया। 9 नंबर, वनों का जीविका से किस प्रकार संबंध है, ठीक है, यानी वनों का क्या संबंध है जीवन से, जीविका से, उसको लिखना है। तो देखिए वर्षा लाने में सहायक है वन,
वृक्ष वर्षा लाने में सहायक है। ऑक्सीजन की आपूर्ति वृक्ष से ही होती है। वृक्ष जीव जंतुओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति कराते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को अपने में समाहित कर लेते हैं यानी ले लेते हैं। खाद की प्राप्ति होता है वनों से ही। वनों से हमें उत्तम प्रकार की खाद प्राप्त होती है। पत्ती जड़ आदि मिट्टी में सड़ जाते हैं, ये सड़ गल कर खाद का निर्माण करते हैं। और बाढ़ तथा भूमि कटाव की रोकथाम करता है। ये अचानक बाढ़ों को आने से रोकता है। ये पानी के बहाव को कम कर देते हैं। वृक्षों की जड़ें मिट्टी के कणों में जकड़े रखती है। वन्य प्राणी, वनों में कई प्रकार के पशु पक्षी पाए जाते हैं। कई लोग उनका शिकार करते हैं या उन्हें देखने को जाते हैं। तो ये सब जंगल का खासियत है, विशेषता है। अगला प्रश्न है निर्धनता रेखा माने गरीबी रेखा में समय और स्थान के साथ परिवर्तन होता है। गरीबी रेखा का जो है समय और स्थान के साथ परिवर्तन होता है। जैसे अभी गरीबी रेखा का निर्धारण जितना होता है, कुछ समय बाद वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, या 10 साल 20 साल पहले देखेंगे तो गरीबी रेखा जो है कम में निर्धारण होता था, लेकिन अब 800 कुछ रुपया है गाँव में। उस पहले देखा जाए अगर 20-25 साल पहले तो कुछ रहा होगा, 100-200 रहा होगा, है ना। तो समय के साथ और स्थान के साथ गांव में अलग होता है, शहर में अलग, बड़े शहर में अलग। तो इस तरह से अलग अलग होता है निर्धनता रेखा यानी गरीबी रेखा। तो वो बताना है कैसे। तो एक व्यक्ति को गरीब माना जाता है यदि उसकी आय या खपत का स्तर बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक न्यूनतम स्तर से नीचे आता है। बुनियादी ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो आवश्यक है वह अलग अलग समय पर अलग अलग बुनियादी ज़रूरत जो है अलग अलग समय पर अलग अलग देशों में अलग अलग है ना। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का उपयोग करता है जिसे उसके विकास के मौजूदा स्तर और उसके स्वीकृति न्यूनतम सामाजिक मापदंडों के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो काल्पनिक रखता है। जैसे उदाहरण के लिए कहाँ है, इतना बड़ा हो गया। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में कार नहीं रखने वाले व्यक्ति को गरीब माना जाता है। हालांकि भारत में कार का मालिक होना अभी भी एक लग्जरी माना जाता है ना। कार नहीं है तो भारत में उसको गरीब, अमेरिका में उसको गरीब माना जाता है। अब भारत में तो कार साइकिलों है तो गरीब नहीं है ना। कार जिसको है तो एकदम लग्जरी लाइफ है उसका, ऐसा माना जाता है। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करते समय निर्वाह के लिए न्यूनतम स्तर के भोजन आवश्यकता, कपड़े, जूते, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक और चिकित्सा अवस्था आदि पर निर्भर करता है। यानी भारत में खाली खाने के लिए सही है, जूता ऊपर कपड़ा ऊपर पहन रहा है तो मतलब वो गरीब नहीं है ना। मतलब 800 कई रुपया निर्धारण है, 11 रुपया कई रुपया, उतना अगर महीना में इसके पास आ रहा है तो गरीब नहीं है। और अमेरिका में मारुति नहीं है तो गरीब है, मारुति है तो गरीब नहीं है। समझ में आ रहा है। तो कितना फर्क है स्थान के साथ, समय के साथ। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, वो कौन लोग खाद्य सुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं। कौन लोग खाद्य सुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, भूमिहीन जो थोड़ी बहुत अथवा नग्न भूमि पर निर्भर है, पारंपरिक दस्तकार, पारंपरिक सेवा प्रदान करने वाले लोग, अपना छोटा मोटा काम करने वाले कामगार, भिखारी, शहरी कामकाजी मजदूर, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े जाति के कुछ वर्गों के लोग। ठीक है, खाद्य असुरक्षा के से ग्रस्त हो जाते हैं ये लोग। और कौन, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोग, मान भूकंप आ गया और आपदा कुछ आ गया है ना। गर्भवती तथा दूध पिला रही महिलाएं तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे। तो ये सब जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो लिस्ट है, ये सभी खाद्य असुरक्षा का से अधिक क्षतिग्रस्त है ना, अधिक ग्रस्त है। यानी खाने के लिए इन लोग को सही से नहीं मिल पाता है, जिससे उन लोग का स्थिति बिगड़ता है। आगे पढ़ते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में बताइए। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग क्या है। तो देखिए, एक स्वायत्त विधिक संस्था है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। इसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत की गई। यह आयोग देश के मानव अधिकारों का प्रहरी है। यह संविधान द्वारा अभिनिश्चित तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियों में निर्मित व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण है। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसके प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। वर्तमान में 2021 में न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र इनके वर्तमान अध्यक्ष के पद पर आसीन है। इसके अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले पूर्ण हो जाए। इससे अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इसका सदस्यों का कार्यकाल 30 वर्ष होता है, या 70 वर्ष जो पहले अगर पूरा हो जाए किसी का 70 साल तो वो
उसका सदस्यता खत्म हो जाता है। और इसको गठन कौन करता है, गठित कौन करता है, तो इसका अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एक गठित समिति के सिफारिश पर होता है। यानी राष्ट्रपति के द्वारा एक गठित समिति गठित होता है, उसके द्वारा होता है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप है, जिन्हें अक्टूबर 1991 में पेरिस में मानवाधिकार संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राष्ट्र संस्थानों पर आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में अग्रकृत किया गया था तथा 20 सितंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संकल्पित 48/124 के रूप में समर्थित किया गया था। तो ये इसका आंसर लिख दीजिए, इतना लंबा नहीं लिखने से चलेगा, ठीक है। जहाँ तक इम्पोर्टेंट लगेगा यहाँ तक लिख सकते हैं कि यहाँ था इसका गठन, इसका जो नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा गठित समिति सिफारिश द्वारा होता है, यहाँ तक लिख सकते हैं, काफ़ी। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की क्या चुनौती, यानी चुनाव आयोग की क्या चुनौती, निष्पक्ष चुनाव की क्या क्या चुनौती है, तो वही चुनाव आयोग की मतलब चुनौतियाँ लिखना है। तो देखिए भारतीय चुनाव आयोग के सामने चुनौती क्या चुनौती है, तो ज़्यादा रुपये पैसे वाले उम्मीदवारों और पार्टियों के गलत तरीकों पर रोकथाम करना, आपराधिक पृष्ठभूमि और संबंधों वाले उम्मीदवारों पर लगाम कसना, पारिवारिक संबंधों की बुनियाद पर टिकट मिलने पर रोकथाम और मतदान को चुनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प उपलब्ध कराना मतदाता को, और छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों की परेशानियों को निपटारे करना, यह इसका होता है। 14 नंबर क्वेश्चन हो, भारत में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है ना, पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, क्यों ऐसा होती है उसको बताना है। भारत में वर्षा की जो मात्रा है वो पूर्व से पश्चिम की ओर जाएगा, पश्चिम की ओर वर्षा कम होता है, यानी पूर्व से पश्चिम जाएगा तो वर्षा कम होती है उधर, ऐसा काहे को होती है। तो आंसर इसका होगा, हवाओं में निरंतर कम होती आर्द्रता के कारण उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। बंगाल की खाड़ी शाखा से उठने वाला आर्द्र पवनें जैसे जैसे आगे और आगे बढ़ती गई देश के आंतरिक भागों में जाती है वे अपने साथ लाई गई अधिकतर आर्द्रता खोने लगती है। परिणाम स्वरूप पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा धीरे धीरे घटने लगती है, पूर्व से पश्चिम को जाएगा धीरे धीरे बारिश कम होने लगती है, उधर वर्षा कम होती है, क्योंकि ये जो अरब सागर से बंगाल की खाड़ी से जो उठने वाला आर्द्रता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जितना दूर जाएगा, है ना। इसी तरह राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। अगला प्रश्न 15 नंबर, नासियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन सा तरीका अपनाया। देखिए क्या क्या तरीका अपनाया। 1933 ईस्वी में तानाशाह बनने के बाद हिटलर ने सभी शक्तियों को कब्जा किया। उसने एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार का गठन किया, उसने लोकतंत्र का ध्वंस कर दिया, उसने प्रशासन का आधार एक दले एक नेता और पूर्णतः अनुशासित प्रशासन था। उसके एक जो प्रशासन का आधार था वो एक दल एक नेता पूर्णतः अनुशासित प्रशासन, मतलब एक सब अपना था, कोई मतलब अपना सब कुछ कर लिया, है ना, एक ही दल से, कोई अलग अलग पार्टी दूसरा दल यहाँ कोई नहीं, है ना। सभी विपक्षी दलों का कठोरतम से दमन किया गया, जितना भी विपक्षी थे सब खत्म हो कर दिया गया सबको। नाजी दल को छोड़कर बाकी सभी दलों पर रोक लगा दी गई। विपक्षी दलों के नेताओं की या तो हत्या कर दी गई या उन्हें जेल भेज दिया गया। वहाँ अपने ही दल के उन लोगों को सजा देने में कहीं नहीं हिचकिचाता था जो उसकी विचारधारा पर खरे नहीं उतरते थे। वो दूसरा दल को तो छोड़ो अपने दल के लोगों को भी मार देता था जो थोड़ा सा भी उसके खिलाफ होगा, उसके विचार को अगर ना मानने का प्रयास करे तो। जर्मनी एक पुलिसिया देश था। पूरे भारत को नासियों के हिसाब से नियंत्रण और व्यवस्थित करने के लिए विशेष सुरक्षा बलों जैसे कि स्टॉर्म ट्रूपर्स या एसए के अलावा गोस्तापो गुप्तचर राज्य पुलिस, अपराध नियंत्रण पुलिस एसएस यानी सुरक्षा बल एसडी का भी गठन किया गया। हिटलर के जर्मन साम्राज्य की वजह से नासी राज्य को इतिहास में सबसे खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई, है ना, सबसे खूंखार।
नाजियों ने जर्मनी की युद्ध में हार के लिए यहूदियों को जिम्मेदार ठहराया। यहूदी गतिविधियों पर कानूनी रूप से रोक लगा दी गई और उनमें से अधिकतर को या तो मार दिया गया या जर्मनी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया, मजबूर किया गया। मीडिया, पुस्तकों, थिएटरों एवं शिक्षा आदि पर सरकार का पूरा नियंत्रण एवं निगरानी रखी जा रही थी। चित्रों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टर, नारेबाजी और पंपलेटों के द्वारा नाजी विचारधारा का प्रचार किया जा रहा था। राष्ट्र के दुश्मनों को विशेष रूप से कमजोर एवं हीन और छंदर या हानिकारक कीट प्रजाति के रूप में देखा जाता था। माने उन लोग को हीन भावना, कमजोर और हीन भावना से देखा जाता था। जो राष्ट्र का दुश्मन था उन लोग को हानिकारक कीट प्रजाति, मान कीड़ा मकोड़ा की तरह देखा जाता था यहूदियों को, है ना। सरकार ने भाषा और मीडिया द्वारा द्विआर्थी दक्षता के साथ प्रयोग किया और मीडिया को राष्ट्रीय समर्थन एवं अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता मिली। तो ये सब का था हिटलर का करतूत है। 16 नंबर देखते हैं। इस पर 2 क्वेश्चन है मॉडल में 16 नंबर में। यहाँ से एक है न्यूनतम सामर्थ्य कीमत क्या है, और एक है बफर स्टॉक क्या है, और एक निर्गम कीमत। ये 3 है ना। तो एक और इसमें देख लेते हैं उचित दर की दुकान। का दिक्कत है या इसको नहीं भी देखे तो मॉडल में 3 क्वेश्चन है। चलिए मॉडल में 3 क्वेश्चन है, तीनों का आंसर देखते हैं। सबसे पहले न्यूनतम सामर्थ्य कीमत क्या होता है। तो भारत खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में, अधिशेष ज़्यादा उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित की कीमतें दी जाती है। इस मूल्य को न्यूनतम सामर्थ्य कीमत यानी एमएसपी कहा जाता था। उसी का तो पूरा आंदोलन चल रहा था, 2 साल से आंदोलन चला है। लास्ट में हार मानना पड़ा सरकार को। सरकार फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले न्यूनतम सामर्थ्य कीमत की घोषणा करती है। खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडारों में रखे जाते थे। यही वाला कानून को ख़त्म कर दिया था और उल्टा पल्टा कानून ले आया था। इसी का लड़ाई था 2-3 साल से। दूसरा देखते हैं बफर स्टॉक कहा होता है। बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडार है। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों, अधिशेष माने ज़्यादा है ना, ज़्यादा उत्पादन वाले राज्यों से किसान से गेहूं चावल खरीदता है। किसानों को उनकी फसल के लिए फसल घोषित कीमतें दी जाती है। इसी मूल्य को न्यूनतम सामर्थ्य कीमत कहा जाता है। सरकार फसलों के लिए उत्पादन को प्रोत्साहन देने का उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले न्यूनतम सामर्थ्य कीमत की घोषणा करती है। खरीदे हुए अनाज को खाद्य भंडारों में रखा जाता है। ऐसे कमी वाले क्षेत्रों में जहां अनाज क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज वितरण के लिए किया जाता है। इस कीमत को निर्गम कीमत कहते हैं। ठीक, तो निर्गम कीमत का भी तो आंसर उसी में आ गया। निर्गम कीमत फसलों को उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले सरकार न्यूनतम समर्थित मूल्य कीमत की घोषणा करती है। खरीदे हुए अनाज भंडारों में रखे जाते हैं। ऐसे कामों वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम में दे दिया जाता है, तो उसको निर्गम कीमत कहते हैं। माने तीनों का तीनों एक ही चीज़ है, एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए तीनों में आंसरवा एक लग रहा होगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा। अलग अलग पूछा है तो इतना सा वर्ड बना के लिख दीजिएगा, एक ही तो रिपीट कर करके क्या कीजिएगा। 17 नंबर में आवेंगे तो वही पूछा है कि भारत में संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का व्याख्या करें। तो कई गो मौलिक अधिकार है उसका व्याख्या करें, तो 6 गो है ये है। तभी एक क्वेश्चन था इसका, तो उसमें खाली मौलिक अधिकार का ठो है वो पूछा था, तो 6 गो लिख देना है। 1 नंबरी क्वेश्चन था, 2 नंबरी, और इसमें 6 गो को लिखना है इस तरह से। अगला प्रश्न, शीत ऋतु की अवस्था एवं उसकी विशेषता बताइए। तो शीत ऋतु का अवस्था क्या है और विशेषता क्या है। उत्तर भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से प्रारंभ होकर फरवरी तक रहती है। ठीक, इधर झारखंड में भाई उत्तर भारत में इस मौसम में आसमान प्रायः साफ रहता है, तापमान कम रहता है और मंद हवाएं चलती है। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। उत्तर में तुषारपात सामान्य है तथा हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है।
यह स्थल से समुद्र की ओर बहती है और इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। इन पर्वतों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि वहाँ के पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती है, जिससे ये अपने साथ आर्द्रता लाती है ना। देश के उत्तरी भाग में एक कमज़ोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती है। उच्चावत से प्रभावित होकर ये पवन पश्चिम और उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती है। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। इसके कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है तथा पर्वतों में हिमपात यानी बर्फ, जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। जरूरी है वर्षा और हिमपात का भी। यद्यपि शीतकाल में वर्षा की कुल मात्रा कम होती है, लेकिन यह रबी फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, कम वर्षा होती है लेकिन जरूरी है। अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो चित्र एक दिया हुआ मानचित्र। इस मानचित्र में कहा है पर्वतीय वन को छायांकित करें। तो पर्वतीय वन देखिए हम यहाँ पे छायांकित कर दिए हैं। कैसा छायांकित किए हैं, कौन वाला है, तो ये वाला, ये बूंदा बूंदा जो दिख रहा है इधर, ये वाला, ये पर्वतीय वन है। तो देख लीजिए इधर पूरा छायांकित कर दीजिएगा। और इधर थोड़ा सा है भूटान के बगल में, ये है नागालैंड साइड वाला भाग इधर। तो इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए कैसा है, वैसे छायांकित कर देना है पेंसिल से बस। पर्वतीय वन यही है ना, पर्वत में पाया जाने वन। यहाँ पे इधर थोड़ा सा, और यहाँ जम्मू कश्मीर वाला भाग पूरा, उत्तराखंड वाला भाग। ठीक, तो चलिए ये था पूरा सेट का आंसर। उम्मीद है वीडियो काम का लगा होगा। अगर वीडियो काम है तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।